प्रदेश में रिकॉर्ड कोरोना के मरीज दर्ज किए गए हैं। लगातार आंकड़े टूटते हुए चले जा रहे हैं। 33,000 मरीज बीते 24 घंटों में संक्रमित हो गए हैं, जबकि अकेले सिर्फ लखनऊ की हम बात करें तो वहां पर 6,000 नए केस दर्ज किए गए हैं। यूपी में कोरोना ने तोड़े हैं सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा केस। लखनऊ में करीब 6,000 नए केस सामने आए हैं। यकीनन उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, राज्य, वहां पर चुनौतियां लगातार बढ़ती हुई चली जा रही हैं। ऐसे में इस बड़ी चुनौती से कैसे निपटेगी सरकार, ये बड़ा सवाल इस वक्त कायम है। आपको बताते चले, हालांकि यूपी की योगी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 18 साल से ज्यादा जिन लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाना है, 1 तारीख से उन सभी को फ्री में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन उसके ठीक पहले ये बड़ी चुनौती, और ये चुनौती जिससे पार पाना इतना आसान सरकार के लिए नहीं होगा। आगे इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करती है, रहेगी नजर। लेकिन यकीन मानिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना के ये टूटते हुए रिकॉर्ड अपने आप में बेहद चिंता का सबब राज्य सरकार के लिए और पूरे के पूरे सूबे के लोगों के लिए बनी हुई है। जैसे और जानकारी सामने आएगी आप तक हम पहुंचाएंगे। और अब आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको महाराष्ट्र। ऑक्सीजन सिलेंडर में लीक के मामले में आपको बताते चले 22 मरीजों की जान चली गई है। इसने पूरे के पूरे सिस्टम को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र से इस हदप्रद और बेहद निराश करने वाली खबर ने वहां की व्यवस्था की भी पोल खोलकर रख दी है। 22 लोगों की इस तरह से जान जाना अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। हालांकि राज्य सरकार की ओर से पूरे मामले में एक कमेटी गठित की गई है जो पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये, इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह आखिर कौन है, ये रिपोर्ट देखिए। कहाँ बचा है कुछ कहने को, कुछ सुनने को, कुछ जताने को, कुछ बताने को। ओल्ड नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल के इमारत में 22 लोगों के हलक में ही अटक के रह गई सांसें। एक एक सांस के लिए 22 मरीज तड़पे और तड़प कर मर गए। कुल 23 लोग भर्ती थे इस अस्पताल में, सब ऑक्सीजन पर थे। अचानक यहाँ ऑक्सीजन लीक हुई। ऑक्सीजन लीक हुई तो मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई, और ऑक्सीजन बाधित हुई तो मृत्यु लोक में बदल गया ये अस्पताल। पेट्रोल 22 है, वो इस अस्पताल में जो टांकी बिठाई गई थी, उस टांकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेजिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वो टांकी इमीडिएटली 1-आधे घंटे के अंदर भी शुरू हो गई। वो अभी उसी टांकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ उस वजह से हादसा हुआ है। कोरोना ने पहले ही महाराष्ट्र को मुसीबत में डाल रखा है। पहले से ही अस्पतालों में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा। दवाइयों की किल्लत से मरीज अस्पतालों की चौखट पर दम तोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में गैस का यूं लीक होना और 22 लोगों का मर जाना हर किसी के मन को मार रहा है। जो मिसहैप वहाँ पर हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और लीकेज, वॉल से लीकेज हुआ और वॉल का लीकेज के वजह से प्रेशर ड्रॉप हो गया, और प्रेशर ड्रॉप के वजह से कुछ ये जो इंसिडेंट हुआ है या मिसहैप हुआ है, ये कैजुअल्टीज हुई है, ये हुई है। मैं वहाँ पर वो ये जो हॉस्पिटल है ये महानगर पालिका का हॉस्पिटल है। यानी महाराष्ट्र में जैसा कि महानगर पालिका का हॉस्पिटल अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास होता है, और मुझे लगता है कि वहाँ के कमिश्नर से मेरी बात हुई और अभी स्थिति ठीक है। वहाँ के जो लोकल गार्डियन मिनिस्टर है मिस्टर भुजबल वहाँ पर गए हैं, और मैं और एफडीए मिनिस्टर भी हम वहाँ पर जा रहे हैं। 11 पुरुष और 11 महिलाएं काल के गाल में समा गए, और स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि अब स्थिति ठीक है। यही स्थिति अगर पहले ठीक होती तो 22 लोगों की जान नहीं जाती। अब बीजेपी कह रही है कि नासिक में हादसा नहीं हुआ बल्कि हत्या हुई है। सरकार की बेजवाबदारी के कारण
ये मृत्युनीय हत्या है। 22 मार्च को मैंने नासिक मेयर के साथ में यहाँ पर विजिट की थी, म्युनिसिपल कमिश्नर, सिविल सर्जन को फोन किया था। 22 लोगों की हत्या के लिए तुरंत क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी मांग कर रही है कि नासिक की इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत वहां के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए और ये जो सारी घटनाएं इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए, ऐसी हमारी मांग है। हालांकि उद्धव सरकार ने नासिक के इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही भरोसा दिया है कि किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रवीण ठाकरे, नासिक, आज तक। पूरे मामले में राजनीति भी चरम पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन 22 मौतों का जिम्मेदार कौन है। और इसके साथ ही आपको बताते चले 35 से ज्यादा अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी और मौत के बीच इस वक्त जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। कांग्रेस पार्टी की ओर से चरण सिंह सापरा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से राम कदम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन दोनों के साथ ही हम चर्चा में आगे बढ़े उसके पहले आपको बताते चले, क्या महाराष्ट्र, जहां पर हालात दिनों दिन कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं, अब वो महाराष्ट्र संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह के हालात हैं और मंत्रियों के अलग अलग जो बयान सामने आ रहे हैं उसने इसी ओर इशारा किया है और माना जा रहा है उद्धव सरकार इस बारे में जल्द ही फैसला करके निर्णय जनता को सुना सकती है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हुई तो फिर आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। आपको ये भी बताते चले कि कल ही प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया था कि दरअसल आखिरी विकल्प के तौर पर ही लॉकडाउन को अपनाएं, जहां तक संभव हो सके इससे बचें राज्य सरकारें। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़ता तांडव, क्या फेल हो गया ब्रेक द चेन अभियान? क्या महाराष्ट्र में लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन? आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। पीएम ने कहा था कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र के हालात बिगड़े हुए हैं। उद्धव सरकार के ब्रेक द चेन अभियान का असर फिलहाल नहीं दिख रहा। शायद इसीलिए उद्धव सरकार नियमों को सख्त करने पर विचार कर रही है। खबर है कि उद्धव सरकार संपूर्ण लॉकडाउन की जगह सख्त दिशा निर्देशों का ऐलान कर सकती है। इसके तहत 2 जिलों के बीच आवाजाही रोकी जा सकती है। शहर के भीतर के परिवहन को नहीं रोका जाएगा। आवश्यक सेवा की सूची को और छोटी किया जाएगा। यानी बहुत से ऐसे लोग जिन्हें इस वक्त आवश्यक सेवा के नाम पर छूट हासिल है, उन्हें इस छूट से बाहर किया जाएगा। बाजारों में और पाबंदी का ऐलान हो सकता है, क्योंकि 14 अप्रैल की रात से जारी कोरोना कर्फ्यू के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना की चेन ब्रेक नहीं हो पाई है। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर गौर कीजिए। 17 अप्रैल को 56,783 नए केस आए, जबकि 419 लोगों की मौत हुई। 18 अप्रैल को 68,631 नए केस आए, जबकि 503 लोगों ने दम तोड़ दिया। 19 अप्रैल को 58,924 नए केस आए, 351 लोग काल के गाल में समा गए। 20 अप्रैल को 62,097 नए केस आए और 519 लोगों की मौत हुई। रोज के केस का आंकड़ा लगातार 60,000 के आसपास बना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के लिए यही चिंता की सबसे बड़ी बात है। संकेत मिल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे लॉकडाउन जैसा सख्त ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन की प्रोसेस शुरू है, लेकिन आंकड़ा 60,000 के करीब लगातार आ रहा है। कुछ और कड़ाई उसमें लाई जाएगी। लोग बिना मतलब के घूम रहे हैं, उसे किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। बाजारों में भी भीड़ जुट रही है, उसे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें लगता है महाराष्ट्र सरकार कल शाम तक जो और कड़े नियम है उसका ऐलान करेगी। जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल में बहुत चर्चा हुई और उस चर्चा में
महाराष्ट्र की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है और महाराष्ट्र सरकार ने जो है केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांगनी की है और उसके हिसाब से वो दे भी रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो सकती है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रख के महाराष्ट्र जो है वो पूरे लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। मंत्री कई ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करेंगे, किस तरीके से इस लॉकडाउन को लगाना है या नहीं, इस पर भी फैसला लिया जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में 14 अप्रैल की रात 8 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को अनुमति है, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि जो उम्मीद की गई थी वो कोरोना कर्फ्यू से पूरी नहीं हो रही। 3 दिन का लॉकडाउन, 5 दिन का लॉकडाउन, ये मायने साइंटिफिकली रखता नहीं है। ये 2 हफ्ते तो लेता ही है, क्योंकि फर्स्ट रेट ऑफ ट्रांसमिशन, फिर दूसरा ट्रांसमिशन, अगर आप फर्स्ट क्लोज कॉन्टैक्ट्स में हो, हमें खुद को पता चलने में कि हमें कोविड हुआ है, शायद एसिम्प्टोमेटिक से लेकर सिम्प्टोमेटिक होने तक एक केस को लेके 5 से 7 दिन लगते हैं। लेकिन हमें यकीन है, हमें यही उम्मीद है कि अगले 15 दिनों में केसेस उतरने शुरू हो जाएंगे और अभी हमारा यही फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस इन्फेक्शन से दूर रखे, अपने घरों में रखे। मुंबई में कोरोना का संकट विकराल होता जा रहा है। कल तलोजा के वृद्धाश्रम में कुल 56 बुजुर्गों के कोरोना संक्रमित होने से हड़कंप मच गया। उधर पनवेल में 2 बुजुर्गों की कोरोना से मौत हो गई और 14 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक तरफ कोरोना डरा रहा है तो दूसरी तरफ इस आपदा में लोग अवसर ढूंढ रहे हैं। एक बार फिर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे सूबे की जनता के सामने मुखातिब होने वाले हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लोगों को नकली कोविड सर्टिफिकेट बनाकर देते थे। इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोगों को हिरासत में लिया। जब 2 लोगों से छानबीन की गई तो उनसे एक लैपटॉप और मोबाइल भी उनसे बरामद हुए। ये भी बात पता चली इसमें कि यह 2 लोग उस वक्त में इस तरह से कोविड-19 के लिए जो आवश्यक आरटीपीसीआर टेस्ट है उसके बनावट या फर्जी तरीके से आरटीपीसीआर टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट बना रहे थे। कोरोना महामारी का संकट बड़ा है। जरूरत है सब मिलजुल कर जिम्मेदारी से इस संकट का मुकाबला करें। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने की बात हो या दवाओं की कालाबाजारी या फर्जी कोविड सर्टिफिकेट की, इस तरह की चीजें कोरोना के खिलाफ जंग को कमजोर कर रही हैं। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के खिलाफ एक तरफ जहां देश और प्रदेश जंग लड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कालाबाजारी और कुछ लोगों के रवैये ने इस पूरे के पूरे प्रोसेस को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एक तरफ सरकारी अस्पताल की लापरवाही, ऑक्सीजन सिलेंडर जिस तरह से लीक होते हुए चले गए, 22 लोगों की जान चली गई। आपको यह भी बताते चले कहा यह जा रहा है 238 लोग उस समय ऑक्सीजन सप्लाई जिनको की जा रही थी, वो सभी पेशेंट उस समय क्राइसिस की सिचुएशन से गुजर रहे थे और थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लेकिन जिम्मेदारी, जवाबदेही कब और कैसे तय की जाएगी और साथ ही जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? राम कदम जी बीजेपी से और साथ ही हमारे साथ चरण सिंह सापरा कांग्रेस से लगातार जुड़े हुए हैं। सापरा साहब, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्या हुआ, क्या किया आप लोगों ने अब तक इस पूरे मामले में? 22 लोगों की जान चले जाना ऑक्सीजन की कमी से, इसका मतलब समझते हैं आप लोग इस देश के लिए क्या है? चित्रा जी, बिल्कुल जो घटना घटी है बेहद घटना है और चौंका देने वाली घटना है। मैं उन सभी परिवारों के परिजनों से मैं संवेदना प्रकट करता हूं जिनके परिजन आज जिनकी मृत्यु हुई है इस दुर्घटना की वजह से। आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने एक उच्च स्तरीय समिति अपॉइंट की है जिसमें टेक्निकल लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और चंद दिनों में उसकी रिपोर्ट आएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। प्राथमिक रूप में यह पता चला है, जो कलेक्टर और वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर ने बताया है, कि जो ऑक्सीजन का टैंक था उसके वाल्व की माल फंक्शनिंग की वजह से ये सारी गैस जो है वो लीक हुई और इसी तरह से पेशेंट की मृत्यु हुई है। लेकिन बाकी के जो अधिक पेशेंट थे उनको शिफ्ट करने में वहां के स्टाफ को कामयाबी मिली है और मेरे ख्याल से आगे और इसमें कोई घटना नहीं घटी है। सवाल ये भी है कि बहुत दुखद घटना है और सरकार को महाराष्ट्र में मुंबई, नासिक, औरंगाबाद, दूसरे अन्य शहर, पुणे और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण शहर हैं जहां पर माना यह जाता है कि डॉक्टर्स की अच्छी फैसिलिटी है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। वहां पर आधे घंटे सप्लाई रुकने से 22 मरीजों की जान चली जाती है और आप कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जो 22 लोग मारे गए हैं उनके परिवार को ढांढस क्या शब्दों से बधाया जा सकता है? एक ऐसे दौर में जब
लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, वहां पर पहले से इस तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी लापरवाही है ये? चित्रा जी, मैं कहीं इल्जाम यहाँ वहां वो कहते हैं ना फुटबॉल की तरफ फेंकना नहीं चाहता हूं। मैं वही कह रहा हूं कि जो 22 लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और इस तरह की घटना आगे न हो इसका पूरा ध्यान हर शासन प्रशासन रखेगा। मैं आरोप प्रति आरोप में नहीं जाना चाहता हूं कि नासिक महानगर पालिका जो है वो भारतीय जनता पार्टी के वहां पर मेयर है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं। नासिक शहर में 3 उनके एमएलए हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं यही कह रहा हूं कि सरकार इसकी जांच करेगी और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ये माल फंक्शनिंग क्यों हुआ इसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ये मुख्यमंत्री ने भी कहा है। तो ये तमाम सारे जो अब घटना सब नहीं जाते हुए भी पहुंच ही गए आप वहीं पर। यही तो दुर्भाग्य है ना इस देश का और प्रदेश का भी कि राजनीति ज्यादा होती है, काम कम होता है। राम कदम जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, वो आपके एमएलए गिना रहे हैं नासिक से, और राम कदम जी कम से कम ऐसे एक लौट रही हूं सापरा साहब, एक बार उनका विपक्ष का भी पक्ष हो जाए, उनसे भी जवाब ले लिए जाए। एक ऐसे वक्त में जब आपको सत्ता पक्ष को विपक्ष को साथ में मिलकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए, यहां पर राजनीति ज्यादा हावी दिखती है, सलाह कम देते हैं आप लोग। देखिएगा, इस मंथना के आरंभ में जो लोग जान गंवा चुके हैं उनके परिवार के प्रति उनकी आत्मा को शांति मिले, सद्गति मिले, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस बात को यहाँ पर मैं दोहराना चाहूंगा कि यहाँ पर उद्धव सरकार ने जांच के आदेश तो दे दिए, पर जिस माँ ने अपना बेटा खोया है, जिस बेटे ने अपने माँ बाप इस हादसे में खोए हैं, उनकी क्या गलती है? इसी प्रकार का हादसा भंडारा में 9 जनवरी को घटा था, जिसमें नन्हे बालक 10 बालकों ने अपनी जान गंवाई थी। एक हादसा, एक्सीडेंट हम समझ सकते हैं, पर जिस एक्सीडेंट को रोका जा सकता है उसके बावजूद भी केवल और केवल लापरवाही के कारण यदि वह घटना घटे और उसमें 22 लोगों की मृत्यु हो, तो इस बात को देश कभी भूल नहीं सकता, वे परिवार कभी भूल नहीं सकते। आपकी जांच कमेटी आई है, 4 दिन 10 दिन बाद लोग भूल जाएंगे, पर वे परिवार जिन्होंने अपने खून के रिश्ते खोए हैं उनका क्या? भंडारा में जब ये घटना घटी थी तब सरकार ने कहा था, हमने सरकार से मांग की थी, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, पर थोड़ी संवेदना सरकार के दिल और जहन में होती है तो शायद महाराष्ट्र के सभी अस्पतालों का ऑडिट होता। यहाँ पर कांग्रेस के नेता देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं। वे कह रहे थे, मैं नहीं कहूंगा, पर सब कुछ उन्होंने कह दिया, पर यह बात उन्होंने नहीं कही कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अस्पताल महाराष्ट्र सरकार के नगर निगम जो अर्बन मिनिस्ट्री है उसके तहत आते हैं। यह समय फुटबॉल की तरह उनका ही शब्द है, इसकी उसकी पल्ले में डालने का नहीं है। वे परिवार, जिन परिवारों के अपने निजी लोग, अपने परिवार के लोग भगवान के द्वार गए हैं, उन परिवारों का क्या दोष था? भंडारा की घटना के बाद यदि आप सारे अस्पतालों में ऑडिट करते हैं कहां पर क्या खामियां हैं, और आपके मुख्यमंत्री ने, आपके सरकार ने ये कहा था, क्यों नहीं करा? कोई सबक नहीं लिया सापरा साहब, आपने एक लाइन में जवाब दे दीजिए, ब्रेक के लिए रुकना है, एक लाइन में सापरा साहब। ये सब हॉस्पिटल्स का ऑडिट हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अगर ये इस तरह के इल्जाम लगाएंगे तो मैं भी इनको मध्य प्रदेश के शहडोल का किस्सा सुनाऊंगा कि जहां पर परसों 12 लोगों की मृत्यु हुई है ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से। आज हालात ऐसे हो चले हैं जिसके बारे में बताना भी अपने आप में ऐसा लग रहा है कि न जाने किस स्थिति से गुजरते हुए ये देश आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें, ऑक्सीजन की कमी लगातार होती हुई चली जा रही है, चाहे राजधानी दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। राजधानी दिल्ली में तो मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि किस तरह से भारी किल्लत से जूझ रहे हैं अस्पताल, तो वहीं कई अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों से ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं, जो अपने आप में बेहद परेशान करने वाली हैं। शहर शहर कोरोना का कहर अब और खौफनाक रूप ले चुका है। कोरोना संक्रमण में सांसों को चलाए रखने वाली ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। दिल्ली, मुंबई, पटना, कानपुर, प्रयागराज समेत तमाम शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत जानलेवा साबित हो रही है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में
मरीजों से कहा जा रहा है कि अगर उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो उन्हें भर्ती नहीं किया जाएगा। ऑक्सीजन है अस्पताल में? नहीं, वो मना कर रहे, डॉक्टर ही मना कर रहे, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ तो आपको रूम मिल जाएगा। रूम क्या, स्ट्रेचर पे ही लेटा रखे हैं। एक ऑक्सीजन से अभी मैं देख कर आई हूँ, 3 लोग, डॉक्टर कह रहे देखो, खुद देखो, 3 लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं एक सिलेंडर से। बहुत बुरा हाल है। जीटीबी अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन लेकर आए टैंकर से थोड़ी राहत मिली। दूसरी तरफ दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल ने अल्टीमेटम दे दिया है। अगर उन्हें कुछ घंटों में ऑक्सीजन नहीं मिली तो मरीजों की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अभी हमारे पास अगले 6-7 घंटे के लिए है, 6 घंटे के लिए समझो। एक्चुअली क्या होगा कि 4 घंटे बाद प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाएगा, हमें वेंटिलेटर चलाना मुश्किल हो जाएंगे। तो उसके लिए फिर मैनुअल करना पड़ता है या सिलेंडर से वो पूरा नहीं पड़ता है, फिर वो मुश्किल हो जाती है। पर 5-6 घंटे बाद ऑक्सीजन रहेगी नहीं, इसलिए हमें इस वक्त बहुत जरूरी है कि हमें मिनिमम 5000 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन मेरी गाड़ी में अगर ऑक्सीजन के बच्चे आप ले जाएंगे, सिलेंडर का आप इंतजाम तो मैं कहाँ से करूँ? जब कहीं मिल रहा हो बताइए। मैं हॉस्पिटल में है ना, आप लोगों के पास गवर्नमेंट मुझे हमसे क्या मतलब, पैसा खर्चा है। मरीज बेबस है और डॉक्टर लाचार। कानपुर में ऑक्सीजन की किल्लत मासूमों की जान पर बनाई है। प्राइवेट नर्सिंग होम के आईसीयू में भर्ती बच्चों को हटाया जा रहा है क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। वहीं माँ बाप एम्बुलेंस ड्राइवर से गुहार लगा रहे हैं कि वो उनके बच्चे को घर या दूसरे अस्पताल तक छोड़ दे। एम्बुलेंस ड्राइवर बिना ऑक्सीजन बच्चे को ले जाने को तैयार नहीं है। सर गाड़ी है, ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ से लाए हम? शहर के अंदर ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, कहीं भी जाते हैं लाइफ केयर हर जगह भटक चुके हैं, कहीं ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। सभी एम्बुलेंस में पूरे शहर का यही हाल है, किसी एम्बुलेंस वाले के पास ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ से लाएंगे? प्रयागराज में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। नैनी इलाके में बने प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन लेने वालों की भारी भीड़ है। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल तो रहा है, लेकिन बार बार बिजली कटने की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है। कानपुर से रंजय सिंह, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। राजधानी दिल्ली और देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आपको लेकर चलते हैं बिहार की राजधानी पटना। चाहे पटना हो या बिहार का कोई भी हिस्सा, वहां पर भी ऑक्सीजन की किल्लत देखी जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की ओर से इस बात को लेकर भरोसा पैदा किया जा रहा है, लेकिन रेमडेसिविर को लेकर उनकी ओर से कहा गया है कि दरअसल ड्रग कंट्रोलर की ओर से मेल भेजने पर ही इसकी व्यवस्था होगी। अस्पताल है जो निजी हॉस्पिटल है, उसमें कुछ समस्याएं आ रही है, इस बात को आप मानेंगे? नहीं, जो भी समस्या आती है सरकारी में तो हमें पता है कि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जैसी समस्या आ रही है उन समस्याओं का निपटारा करने के लिए पटना जिला प्रशासन की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग हो रहा है। डीएम स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस अस्पताल को मरीज के अनुसार जितने सिलेंडर की जरूरत है उनकी आपूर्ति बाधित नहीं हो, इसका लगातार प्रयास हो रहा है, लगातार काम हो रहे हैं। और जो हमारे उद्योग विभाग के अधिकारी हैं, तो स्वास्थ्य विभाग और उद्योग विभाग के अधिकारी दोनों मिलके समेकित रूप से भी जो प्रयास करने हैं उपलब्धता के लिए, आपूर्ति के लिए या उत्पादन के लिए, वो सारे काम किए जा रहे हैं। ये मंत्री जी, एक समस्या आ रही है रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेके, वो काफी लोगों को मिल नहीं रहा। हमें भी, हमारे पास भी कई लोग आते हैं कि इंजेक्शन चाहिए, ब्लैक में मिल रहा है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है और ये कब तक सुचारू रूप से मिलना शुरू हो जाएगा? नहीं, देखिए वो भी आप देख रहे होंगे, उसके लिए भी कल हमने अपने ड्रग कंट्रोलर को निर्देशित किया है और ड्रग कंट्रोलर ने उसके लिए व्यवस्था बनाई है। जिसको भी रेमडेसिविर दवा की जरूरत है वो हमारे ड्रग कंट्रोलर को मेल करें। हम लोग अस्पताल के अनुसार दवाइयां उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही परसों दवाइयां आई रेमडेसिविर, तो पटना के लगभग 34 अस्पतालों में उसको उपलब्ध कराया गया मरीजों के अनुसार। तो ये उपलब्धता बढ़े, इसके लिए मैंने भी स्वयं केंद्र सरकार के मंत्री से भी बातचीत करके प्रयास किया है। तो जैसे दवा की उपलब्धता हो रही है वैसे ही अस्पतालों को
उसकी आपूर्ति हो और एक एक चीज की मॉनिटरिंग सरकार के ड्रग कंट्रोलर के द्वारा किया जा रहा है। मायानगरी मुंबई हो, भोपाल हो, अहमदाबाद हो, हर जगह ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। ऐसे में राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मुंबई में इसी हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सौरभ बक्तानिया ने। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के केसेस सबसे ज्यादा है। पेशेंट को आज सबसे ज्यादा किसी चीज की गरज है तो वो है ऑक्सीजन की। गवर्नमेंट और कई सारी जो सोशल संस्था है वो कोशिश कर रही है कि पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिले, ऑक्सीजन उन तक पहुंचे, लेकिन जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उतने ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ताहिर जी, पहले तो ये बताइए कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो आप भर रहे हैं, जो ला रहे हैं, पहले क्या रेट थे और अब क्या रेट थे? रिफिल का जो इशू है वो तो है ही, उसके साथ में इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। पिछले साल हम लोगों ने काम किया था तो बहुत आसानी से हमको बहुत सारे सिलेंडर्स मिल जाते थे, जंबो सिलेंडर, छोटे सिलेंडर सब मिल जाते थे। अभी तो हमको सिलेंडर मिल ही नहीं रहे। ये सिलेंडर के साथ अगर जो देखें तो इसका कितना कॉस्ट आ रहा है, कितना रिफिल में इसका कॉस्ट बढ़ गया है, वो बताइए। ये 2 क्यूबिक मीटर का सिलेंडर है, यानी 2000 लीटर्स का ये सिलेंडर है। इसका पिछले साल कॉस्ट था 250 to 300, लेकिन रिफिल कॉस्ट, लेकिन अभी इसका कॉस्ट है 550 to 600, यानी 3 गुना, यानी डबल के करीब हो गया है। और आज जो पेशेंट्स को है ना कॉस्ट नहीं देख रहे, क्योंकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उनको बस सिलेंडर कहीं से भी मिल जाए, ऑक्सीजन कहीं से भी मिल जाए, ये मेन उनका कंसर्न है आज। शहर दर शहर कहर, ये लफ्ज आजकल लिखने से कहीं ज्यादा आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं। आंखों के सामने दम तोड़ते परिजन ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से। लेकर चलते हैं आपको सपनों की नगरी लखनऊ में। दबावों का ये शहर कहा जाता है, लेकिन वहां पर चीख पुकार मची हुई है। हालात बद से बदतर होते हुए चले जा रहे हैं और ऑक्सीजन की किल्लत से कैसे लखनऊ शहर इस वक्त जूझ रहा है, हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के सबसे बड़े जो गैस एजेंसी है रिफिल करने वाले उन तक पहुंचे हैं और आप हाल देखिए, लोग पैरों से लेकर के आ रहे हैं, कई लोग इससे लेकर आ रहे हैं। मार के खेल रहे, सुबह से लगे हुए 5 बजे लाइन पे, सर मरीज घर पे पड़ा हुआ है, हमारा 5 बजे से दौड़ रहे हैं, यहाँ से लाठी लेके चार्ज कर रहे हैं, लाइन लगे, नंबर आया तो भगा दिया, सिलेंडर लेके भगा दिया उसने। रोते हुए परिजन हैं, हालात आप समझ सकते हैं किस कदर है। लोग इस तरीके से अपनों के लिए सिलेंडर लेकर के लाइन लगा रहे हैं। एक भी गैस नहीं मिली, सिलेंडर एक भी सिलेंडर। क्या कह रहे हैं, है कि नहीं? सबको नहीं, गैस है, गैस लगी हुई है सर, एडवांस हम लोग को बताइए कि सिलेंडर नहीं दे रहे हैं ये लोग। एक सवाल करना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले सुनने में आ रहा था सैकड़ों टन गैस आई, गई कहाँ वो, किसको मिल गई जाके? किसी भी आप गैस एजेंसी पे चले जाओ ऑक्सीजन लेने के लिए, कहीं नहीं मिल रही है गैस। लोग सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं सर, और ये ऑक्सीजन को हम घर में जाके बेच नहीं लेंगे या कुछ इस्तेमाल नहीं कर लेंगे, पेशेंट के लिए चाहिए जो मर रहा है, ऑक्सीजन से आदमी मर रहा है। हम और भी दिखाते हैं, ये लोगों की परेशानी है। 24 घंटे से लोग खड़े हैं, कुछ इस तरीके से लोग अपने घरों से लेकर निकले हैं, लोगों को मिल नहीं रहा। आप लोग को मिला कि नहीं मिला? सवेरे 6 बजे से लाइन में खड़े हैं सर। नहीं मिला भाई, 3 बजे से। बेटी हमारी है अवतार हॉस्पिटल में एडमिट है, वो ऑक्सीजन पे चल रही है, उसका लेवल कितना चला जा रहा है। कोविड की जांच के लिए गए हैं, अभी रिपोर्ट नहीं आई है उसकी, और ये समझ लीजिए सिलेंडर नहीं मिला उसको, तो समझ लीजिए उसका बचना नामुमकिन। हम लोग रात से लगे हैं लाइन में, अब कह दिया गया सिलेंडर नहीं मिलेगा, हमारा बच्चा बचेगा। ये हालात हैं, लोगों के मरीज बहुत बुरी दशा में हैं, क्रिटिकल कंडीशन में हैं, और आप देख लीजिए यहाँ के क्या हालात हैं। इस वक्त लखनऊ के सबसे बड़े जो गैस एजेंसी है रिफिल करने वाले उन तक पहुंचे हैं और आप हाल देखिए, लोग पैरों से लेकर के आ रहे हैं, कई लोग इससे लेकर आ रहे हैं। मार के खेल रहे, सुबह से लगे हुए 5 बजे लाइन पे, सर मरीज घर पे पड़ा हुआ है, हमारा 5 बजे से दौड़ रहे हैं, यहाँ से लाठी लेके चार्ज कर रहे हैं, लाइन लगे, नंबर आया तो भगा दिया, सिलेंडर लेके भगा दिया उसने।
कोरोना काल लोगों के लिए आफत जैसा है, लोग इससे निकल नहीं पा रहे, अस्पताल जूझ रहे हैं। सबके बीच आपको बताते चले, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीधे मोदी सरकार पर हमले किए हैं। उनका यह कहना है कि पहले लॉकडाउन से लेकर अब तक की स्थिति में दरअसल सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, इसी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। देश में एक तरफ कोविड वायरस का विस्फोट है तो दूसरी तरफ महामारी पर सियासी लड़ाई। 24 घंटे में कोरोना के दैनिक केस 3 लाख के करीब पहुंच चुके हैं और आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उठा दिए सरकार की तैयारी पर ही सवाल। आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा, तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाया? आपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? तो ये तो एकदम सरकार का ही फेलियर है। और किस चीज में व्यस्त हैं आज भी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, स्टेज पे जाकर हंस रहे हैं। प्रियंका ने सीधी और तीखी चोट की थी, लिहाजा सरकार से तुरंत जवाब आया। मोर्चा संभाला केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने, जवाब भी दिया और पलटवार भी। भ्रम का स्कोर करने के बजाय भरोसे की डोर मजबूत करने में अपना थोड़ा बहुत योगदान अगर दे सकते हैं तो उन्हें संकट के समय जो है वो संकट के समाधान का हिस्सा बनने की कोशिश करनी चाहिए, सियासी व्यवधान का किस्सा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सरकार हमलावर है और विपक्ष का आरोप है कि उसके सुझावों को सरकार नहीं सुनती। प्रियंका के इस आरोप में आरजेडी भी शामिल है। कैपेसिटी फॉर ऑक्सीजन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई। ये चीजें हुई क्यों? महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, ये आपदा मानव जनित है। हमारी भूलों से आपदा इस विकराल स्वरूप के साथ आई है। अभी भी वक्त है, मैं बार बार कह रहा हूं, वॉर फुटिंग पे जाइए। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब राजनीति नहीं होनी चाहिए तब प्रचुर मात्रा में कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार राजनीति कर रही, और जिस प्रकार से वो आलोचना कर रहे हैं, हमें लगता है देश ये देख रहा है और देश उन्हें जवाब भी देगा। दरअसल ये लड़ाई केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन की चिट्ठी से शुरू हुई, जो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखी थी। मनमोहन सिंह ने कोरोना पर पीएम मोदी को सुझावों वाली एक चिट्ठी भेजी थी। इसका जवाब हर्षवर्धन ने दिया था, लेकिन हर्षवर्धन की भाषा पर कांग्रेस ने तीखी आपत्ति की। पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी इस देश के 10 सालों के लिए प्रधानमंत्री रहे। पूरा देश जानता है कि कितने डिग्निफाइड इंसान हैं और कितनी उनको सरकार चलाना आता है और एक विजनरी हैं। अगर वो आपको सुझाव दे रहे हैं इस समय, जबकि देश इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, इतना बड़ा संकट है हमारे सामने, अगर वो सुझाव दे रहे हैं तो उस सुझाव को उसी डिग्निटी के साथ, उसी ग्रेस के साथ लीजिए जिस तरह से उसको वो सुझाव दिया जा रहा है। कोरोना पर सियासी घमासान है, लेकिन इस जुबानी जंग के बीच कोविड वायरस का फैलाव जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केस और मौत ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसे में जरूरी है मिलकर एक मुश्त चोट की। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। उधर एक तरफ उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को जिन्हें 1 मई से वैक्सीन दी जानी है, उन सभी को सरकारी अस्पताल पर यह वैक्सीन उपलब्ध होगी और सभी को फ्री में दी जाएगी। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। ये है सरकार का भरोसा। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन की सेवा जारी रहेगी। लेकिन इससे भी एक कदम आगे चल पड़ी है यूपी सरकार। योगी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण भी मुफ्त होगा। हालांकि सरकार ने कहा कि जो लोग सक्षम हैं
बेहतर होगा वो लोग कीमत चुकाकर निजी अस्पतालों में टीका लगवाएं। इससे सरकार पर बोझ कम पड़ेगा। अब तक टीकाकरण अभियान 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का चल रहा है। 1 मई से इसमें 18 साल से ज्यादा वाले युवा भी शामिल हो जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग में इस बात का भी निर्णय हुआ है कि जो लोग कमजोर हैं, असेवित हैं या किसी भी तरीके से गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उन लोगों को सरकार फैसिलिटेट करेगी और उन लोगों का टीकाकरण अभियान सरकार की ओर से चलाया जाएगा। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब घंटे भर कैबिनेट की बैठक ली। बैठक में कोविड से जंग पर अहम फैसले लिए गए। यूपी के कोविड अस्पतालों में मौजूदा बेड की संख्या दोगुनी की जाएगी। प्रत्येक जिले के प्रभारी मंत्री अपने जिले में जाएंगे और वहां स्वास्थ्य सेवाओं, खासकर ऑक्सीजन की किल्लत को दूर कराएंगे। प्रदेश में अभी तक ऑक्सीजन की डिमांड दोगुनी हो चुकी है, इसलिए भारत सरकार से 800 टन ऑक्सीजन जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की मांग की जाएगी। यूपी में पिछले 1 हफ्ते में कोरोना के दैनिक केस तेजी से बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा देखिए। केस आए हैं 29,754 और मौतें हुई हैं 163। कोरोना के इन आंकड़ों की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया था, लेकिन यूपी सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। हम लोग तो लॉकडाउन करे हुए हैं, हमने लॉकडाउन किया है, हम लोगों ने नाइट कर्फ्यू लगाया है, हमने वीकली लॉकडाउन किया है। वीकली लॉकडाउन 15 मई तक की चल रहा है। हम लोगों ने स्कूलें बंद करे हैं और अन्य इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए हैं। हम लोगों ने एक प्रकार से जो ऑफिस स्ट्रेंथ है सरकारी, उसको 50% घटा दिया गया है। होम वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है उसको कहा है आप सब लोग करो, सरकार में भी करो, प्राइवेट में भी करो। ये सब चीजें वही हैं जो एक लॉकडाउन करता है, कर्फ्यू करता है कि लोग घर से अपना कार्य करें। इस बीच यूपी की मुसीबत ये है कि दिल्ली ने सोमवार रात से 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया, जिससे प्रवासी मजदूर दिल्ली से यूपी रुख करने लगे हैं। इससे यूपी सरकार ने दिल्ली के सीएम पर सीधा निशाना साधा है। देखिए, पिछले साल भी हम लोगों ने देखा आनन फानन में दिल्ली की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन किया था। क्या हालत हुई थी गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डरों पे। वहां पे लोग भाग रहे थे, लोगों को खाने की नहीं थी, बाथरूम नहीं था, उन लोग बस में ऐसे लद के आ रहे थे, लोग पैदल चल रहे थे। इस दफे फिर आपने आनन फानन करा क्योंकि आप कुछ चीजों की सुविधा दे नहीं पा रहे। सरकारों के लिए ये सांसद की स्थिति है। कोरोना रोकने के लिए पाबंदी जरूरी है, लेकिन योगी सरकार फिलहाल इस विकल्प के लिए तैयार नहीं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उधर भोपाल, पटना, रांची, जयपुर, हर जगह से एक तरह की ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। जगह जगह सांसों पर संकट मंडरा रहा है। कोरोना संक्रमण का दायरा अपनी हदों को क्रॉस करता हुआ जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों की हालत ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि बीते 1 सालों में हमारे इस देश के सिस्टम ने आखिर क्या किया, क्या कोई सबक नहीं सीखा। बिहार में कोरोना की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। अब तो आंकड़ा एक दिन में 10,000 के पार कर चुका है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 10,455 नए मामले आए हैं। पहली बार ये समझिए कि बिहार ने 10,000 का आंकड़ा क्रॉस किया है। और कल जो मौतें हुई हैं, जो सरकारी आंकड़ा है वो 51 मौतों का है, जो कि सबसे ज्यादा है अभी तक का। हम पहले फेज की बात करें या दूसरे फेज की बात करें तो इस बार का जो कोरोना की जो दूसरी लहर है वो बिहार के लिए काफी घातक सिद्ध हो रही है। खासतौर पर देखें तो पॉजिटिविटी रेट जो कभी 1% भी यहाँ का नहीं हुआ करता था, आज ये 10% के करीब में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से चिंता की लकीरें साफ तौर पर सरकारी महकमों में देखी जा सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति काफी भयावह है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्थिति अभी भी बेहतर नहीं हुई है। बेहतर का काम चलाने लायक भी नहीं हुई है, क्योंकि जो भी सूचनाएं मिल रही है, आज 5वां-6ठा दिन है, ऑक्सीजन की सप्लाई अभी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो पाई है।
मौजूदा वक्त में अस्पताल ही वेंटिलेटर पर हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और इसके साथ ही मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।